अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग विद इन्फ्लुएंस। और हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे हैं सर जाफ़र अली, जो कि NLP एक्सपर्ट होने के साथ साथ एक नहायत शानदार माहिर नफ्सियात हैं और ज़िंदगी के तमाम ही पहलुओं में ये ना सिर्फ ये बड़ी शानदार ज़िंदगी गुजारे हैं बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटेशन देते हैं और कंसल्टेशन देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से, मिस आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज के शो की ख़ास बात जो मैं अपने नाजरीन को बताना चाहूँगी कि ये बड़ा ही यूनिवर्सल टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं। इसकी पहली एपिसोड जो आपने देखी और आपकी तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी हमें आया। इस प्रोग्राम का टाइटल था पोस्ट रोमांटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें हमने बात की थी कि ऐसे तमाम ख़ूबसूरत रोमांटिक रिलेशनशिप्स के ऊपर जो कि आगे चल के टॉक्सिक हो जाते हैं और रोमांस अपना मज़ा खो देता है और फिर ज़िंदगी में बिटर रियलिटी की तरह इसकी कुछ बाकियात रह जाती हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में सफ़र करने के लिए काफ़ी होती हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसका नेक्स्ट पार्ट आपके सामने डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ों को आप तक पहुंचाएंगे जिसमें आपको आसानी हो, क्योंकि रोमांटिक रिलेशनशिप हम सबका होता है और इससे हम सब गुज़रते हैं और इसमें प्रॉब्लम्स भी हम सबको आती हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि फिर इन प्रॉब्लम्स को हम डील कैसे करें और किस तरह अपनी ज़िंदगी के ऐसे तमाम रिश्तों को खूबसूरती से आगे लेके चलें और इनको परसिस्ट कर लें, यानी इस रोमांस को रोक लें अपने साथ कि अगर आपकी शादी को 4 दिन हुए या आपकी शादी को 15 साल हुए, आपका जो रोमांस है वो बरकरार कैसे रहेगा। सो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे सर जाफ़र से। तो सर जाफ़र, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी वो ये है कि ऐसी कौन सी स्टेजेस हैं, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि रोमांस जब बहुत ज़्यादा हाइटेंड होता है, मोहब्बत बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं हम दिलों में, तो फिर ये कोई वक्ती कैफियत का नाम है, यानी ये वो प्लेयर है जो ब्लिंक करता है, आता है और फिर फ़ौरन ही चला जाता है। और जैसे ही कोई शख्स आपकी ज़िंदगी का पार्ट बन जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी अहमियत कम होती है। वो जैसे एक मशहूर शायर का एक मिसरा भी है कि ये दिल मुयस्सर हो मौजूद से बहलता नहीं, कोई तो हो जो मेरी दस्तरस से बाहर हो। तो जब कोई शख्स दस्तरस में आ जाता है, मुयस्सर हो जाता है, मौजूद हो जाता है, तो फिर उसकी अहमियत कुछ कम सी होने लगती है। हम उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाते हैं और फिर हम उसको इतनी अहमियत नहीं देते जितनी हम कभी उस टाइम में दिया करते थे। और फिर बाज़ों का तो ऐसा होता है कि फिर किसी को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता हम तनज़्ज़ुली का शिकार होते हैं और वो रिश्ता हमारे लिए घसीटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या स्टेजेस हैं रोमांटिक रिलेशनशिप की? पहले तो मैं ये फ़र्क वाज़ह करना चाहूँगा कि जिन्हें आप इज़्दवाजी रिलेशन या रोमांटिक रिलेशन, मियाँ बीवी के ताल्लुकात की बात कर रही हैं, या जो वैसे हम अपनी लाइफ में कोई किसी को पसंद करता है और शादी की तरफ आगे कदम बढ़ाते हैं, तो पहले तो बात ये है कि जब आप रिलेशन बनाते हैं आप अपने रिलेशन को चेक कर लें वो किस नौइयत का है। रोमांटिक रिलेशन या जो एक सच्ची मोहब्बत होती है जिसके बाद कोई किसी को अपनाता है और शादी के बंधन में बन जाता है, उसमें और एक इन्फेचुएशन के रिलेशन में फ़र्क होता है। इन्फेचुएशन एक ऐसी मोहब्बत होती है जो एंड पॉइंट से स्टार्ट होती है। ये बिल्कुल ऐसी है कि इन्फेचुएशन हमेशा पहाड़ की चोटी से स्टार्ट होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आती है। यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा एक दूसरे के दरमियान प्यार मोहब्बत कम होता जाएगा, फिर ये सारी स्टेजेस आती जाएंगी कि लोग एक दूसरे को बात करना, देखना गवारा नहीं करेंगे, दूरी अख्तियार होती जाएगी और मोहब्बत फीकी पड़ती जाएगी। इस किस्म की मोहब्बत लस्ट की तरह होती है और एक दम से स्टार्ट होती है, एक सैलाब की तरह आती है जिसमें हमारी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन इस तरह से होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत ज़्यादा मकदार में रिलीज़ होते हैं, हमारा ऑक्सीटोसिन कार्टिसोन लेवल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, डोपामिन बहुत ज़्यादा मकदार में रिलीज़ होता है, हमें दुनिया में हर तरफ रंगीनियाँ नज़र आती हैं, मसाइल हल करने के लिए हमारा फ्रंटल लोब काम करना थोड़ा सा स्लो कर देता है और हमें किसी डिसीजंस बना रहे हो, हमारा एमिगडोला बड़ा एक्टिव हो जाता है, जज्बाती हम फैसले बनाते हैं, हमें लगता है कि दुनिया में सब कुछ ठीक है और वैसे ही है जैसे हम सोच रहे हैं। किसी भी पर्सन के मुतालिक हमारा नुक्ता नज़र बड़ा मुनफरिद और एक ही साइड पे होता है कि जो कुछ कह रहा है ये बिल्कुल सच और ठीक कह रहा है।
जब किसी की मोहब्बत इन सारे क्राइटेरिया से स्टार्ट हो तो वो इन्फेचुएशन है, वो असल में मोहब्बत नहीं है, वो कोई मोहब्बत का दिखावा है। और ऐसे में एक सिचुएशन मैं भी यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो कोई किसी इन्फेचुएशन में होते हैं और बड़े उनको किसी हकीकत को मानने की तरफ लेके जा रहे होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। ऐसे में वो बगावत भी करते हैं और वो बड़ों की किसी बात को समझ भी नहीं पा रहे होते। यानी वो आपने जो बात कही कि उनका प्री फ्रंटल लॉब जो है, कॉर्टेक्स जो है वो ब्लॉक हो जाता है और अमेग्डुला जो है वो एक्टिव हो जाता है और उन्हें किसी चीज़ की समझ ही नहीं आ रही होती कि कौन उनको सही राय दे रहा है। बल्कि जब भी उनको कोई ये कहता है कि आपका ये डिसीजन ठीक नहीं है तो फिर वो पर्सन जो है वो दुश्मन नज़र आने लगता है। टीन एज में ये बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी ख़तरनाक होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि टीन एज में हो। रिसर्चेस बताती हैं कि लोग लेट एज में भी जाके, मतलब कोई 40s में 50s में जाके इवन ऐसी कुछ हरकतें करते हैं कि वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो उनके टीन एजर जैसे रवैये ही नज़र आते हैं। वो किसी अचानक किसी को पसंद कर लेंगे, फिर उनकी तरफ इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा उनकी हो जाएगी, वो लॉजिकल फैसले नहीं बना पाएंगे, वो शादी करेंगे, ख़ानदान बर्बाद हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद कोई 6 माह बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद उसी पर्सन से दोबारा से डाइवोर्स भी लेंगे, वापस फिर फैमिली को समेटने की तरफ भी आएंगे, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, मामला काफ़ी ख़राब हो चुके होते हैं। और कुछ तो ये टेंडेंसी वहाँ पे भी आती है, वो रिवर्सिबल होते हैं जो कि ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ डैमेजेस ऐसे भी बनते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं और उन डैमेजेस का कोई तिर्याक नहीं होता, कोई एंटीडोट नहीं होता, वो फिर बियर करने ही पड़ते हैं। तो ये जिसे कहते हैं, ये कोई ब्लाइंड लव, अंधी मोहब्बत के नाम से इसे जाना जाता है। हमेशा याद रखें, मोहब्बत कोई अंधी नहीं होती, मोहब्बत की आंखें भी होती हैं और ये अपनी सेंसेस से भी काम लेती है। मोहब्बत सोच परख के आगे बढ़ती है। ये जो अंधी मोहब्बत होती है, ये इन्फेचुएशन होती है, ये लस्ट होती है, जिसमें इंसान अपनी बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस नहीं कर पाता और वो केमिकल इम्बैलेंस की वजह से एकदम से किसी पर्सन की तरफ इंक्लिनेशन की तरफ चले जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस यानी एक इंतशार हमारी बॉडी के अंदर चल रहा होता है, वो हमें कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं छोड़ता, जिसमें हमें अंदर से खुद भी फीलिंग्स आ रही होती हैं कि ये लव रिलेशनशिप जो है ये मेरे लिए काफ़ी टॉक्सिक है, मेरी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी इस पर क्रिएट हो गई है और मैं कहीं ना कहीं खुश नहीं हूँ, मैं ज़िंदगी की असल रनाइयों से दूर हो रहा हूँ और मेरी एक जस्ट लाइक एडिक्शन मेरे साथ ये रिलेशन चल रहा है और मैं इसके साथ मुतमईन नहीं हूँ। मगर फिर भी हम वो डायर स्टेप नहीं उठा पाते, हम अपने हार्मोन्स के इम्बैलेंसी के प्रेशर के अगेंस्ट डिसीजन नहीं बना पा रहे होते। बिल्कुल। अच्छा, दूसरे एंड पे जो असल मोहब्बत है, काम करने वाली मोहब्बत, कभी अंधी नहीं होती। जो अंधी मोहब्बत है वो आपकी नैया कभी पार नहीं लगा सकती, जो खुद ही अंधी है वो आपके लिए क्या कर सकती है। सही बात है। दूसरी साइड पे जो सोच विचार परख के साथ मोहब्बत होती है, जिसकी बड़ी शफकत वाली आंखें होती हैं, वो बहुत राहत देने वाली होती है, वो आपकी लाइफ में कंफर्ट लाने वाली होती है, वो आपको हर कदम आगे बढ़ाने से पहले बताती है कि यहाँ पे कांटे नहीं हैं, यहाँ के अच्छे रास्ते हैं, आप इन पे चलें, ये बेहतर हैं, उनमें लोग कामयाबी होते हैं, ऐसे इज़्वाजी रिलेशन एवर लास्टिंग होते हैं, बड़े लंबे अरसे तक चलने वाले होते हैं। ये मोहब्बत हमेशा पहाड़ी की बुनियाद से शुरू होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है। जैसे जैसे लोग इसमें दर्जे तय करते जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, उसी तरह से वो जितनी हाइट पे जाते हैं, नज़ारे खुलते जाते हैं, ज़िंदगी उनके लिए ज़्यादा पुरलुत्फ़ होती जाती है, उनको ऐसे रिलेशन में ज़्यादा मज़ा आता जाता है और अंदर ही अंदर से एक एक्साइटमेंट मिलती रहती है कि वो अपनी लाइफ में इस मोहब्बत को लेके, इस रिश्ते को लेके और ऊपर जाएं और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें और वो पहाड़ी के टॉप की तरफ जाना चाहते हैं और वो सारी ज़िंदगी इस सफ़र में रहते हैं और ये सफ़र उनके लिए बहुत पुरसकून होता है। तो जब भी आप रिलेशन बनाएं तो हमेशा इस चीज़ को फ़ौरन से देख लें, जांच लें, परख लें कि क्या ये कोई मेरा केमिकल धोखा है। धोखा हमेशा बड़ा खूबसूरत होता है, ख़ासकर मोहब्बत में जो धोखा होता है वो तो बिल्कुल अंधा कर देने वाला होता है। एक बार देख लें कि कहीं ये मोहब्बत में अंधा करने वाला धोखा तो नहीं है, ये पहाड़ी के ऊपर से शुरू तो नहीं हो रहा जो हर रोज़ फीका पड़ता जा रहा है, ये कोई मेरी लस तो नहीं है जो मुझे मजबूर किए हुए है। अगर ये सच्चा लाभ है तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और ज़िंदगी में ज़्यादा आसानियाँ लेके आता जा रहा है। यहाँ पे एक मैं स्ट्रैटेजी को भी डिस्कस करना चाहूँगी जिसमें हम बाज़ औक़ात वही आपके वाली बात जहाँ इन्फेचुएशन होता है,
हम पहली मुलाकात में कोई डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, यानी वो लव एट फर्स्ट साइट वाला जो सीन है, जिसमें जैसे ही किसी को देखा, आंखें चार हुई तो कोई फ़ैसला कर लिया उसके बारे में, डिसाइड कर लिया कि ये मेरा सोलमेट है और इसके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारनी है। और डिसीजन बनाने के बाद हम उससे मेल मुलाकात या उससे बातचीत का आगाज़ जो करते हैं, और उसमें हमें फिर कहीं हम अनकंफर्टेबल भी होते हैं तो भी हम चीज़ों को बर्दाश्त करने की तरफ आते हैं। लेकिन अगर ये जो प्रोसेस है ये कुछ रिवर्स कर दिया जाए कि आप पहले किसी को जांचें, परखें और कहीं बाद में जाके कोई डिसीजन बनाएं, तो ये चीज़ भी आपको बड़ा फ़ायदा देती है। यानी आप बग़ैर किसी प्रेशर के किसी के साथ मेल मुलाकात बढ़ाते हैं। तो अच्छा, इसमें एक तो ये है कि अमूमन लोगों के साथ मैंने देखा है कि डिफ़िकल्टी होती है, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करते। लव में और लाइकिंग में बहुत फ़र्क है। जिसको आप पसंद करते हैं ज़रूरी नहीं आप उसके साथ लव करें, और जिनके साथ आप लव करते हैं ज़रूरी नहीं कि उनकी सारी चीज़ें आप लाइक भी करती हो। अमूमन लोग जब किसी से मिलते हैं तो वो उनको लाइक करना शुरू कर देते हैं। लाइक करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर मैं दोहराता हूँ कि लव करने में और लाइक करने में फ़र्क होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊँगी कि सिर्फ लव एंड लाइक का आपने एक दो फिनोमेना की आपने बात की। बाज़ औक़ात किसी से सिंपैथी हो जाना, किसी से हमदर्दी हो जाना या किसी पे तरस आ जाना, ये भी एक काइंड ऑफ इन्फैचुएशन या लव है, जिसमें कि हम बाज़ औक़ात किसी से तरस खा के उसके साथ शादी करने पे भी राज़ी हो जाते हैं। तो ये भी बड़ी एक ख़तरनाक किस्म है मोहब्बत की। इसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, जब हम लाइक किसी को करते हैं तो ज़रूरी नहीं हम लव भी करें। लोग पहली मुलाकात किसी से करते हैं, उनको लाइक करते हैं, तो फिर वो फ़ौरन से ये गलती करते हैं कि फ़ैसला बना लेते हैं, और उन्हें लगता है कि यही वो इंसान है जिसके मैं ख्वाब देख रहा था। और जब वो फ़ैसला बना लेते हैं तो फिर बहुत जल्द उनको ये आइडिया हो जाता है ये कोई बेहतर फ़ैसला नहीं था, और फिर वो उससे अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। और ऐसे लोग आपको बार बार ऐसा करते हुए नज़र आएंगे। वो कहते हैं कि मैं बार बार किससे मुझे मोहब्बत हो जाती है, फिर वो बेवफा निकलता है, फिर वो रिलेशन एंड नहीं पहुंचता। दुनिया बड़ी बेवफा है, सारी दुनिया ही बेवफा है, मैंने किससे प्यार नहीं करना। लेकिन थोड़े दिन बाद उनके बाद फिर ये मामला हो जाता है, फिर नया प्यार हो जाता है। उनके साथ ऐसी मोहब्बतों की एक लंबी लिस्ट होती है। तो उनको ये मैं मैसेज देना चाहूँगा, ये मोहब्बतों की लंबी लिस्ट नहीं है, ये लाइक करने की कोई लंबी लिस्ट है कि आपने ज़िंदगी में इतने लोगों को पसंद किया, ना कि इतने लोगों के साथ आपको मोहब्बत हुई। वो अपने ही ऐसे इमोशंस में होते हैं कि उनमें डिफरेंस नहीं कर पाते। आपको किसी पे तरस आ गया, आपको किसी से सिंपैथी हो गई, हमदर्दी हो गई, या आपको कोई पसंद आ गया, यहाँ पर लव का वर्ड या किसी के साथ मोहब्बत हो जाना, इसका लफ्ज़ जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अच्छा, ये जो लोग तरस खा के शादी करना, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा सिला रहमी करना शुरू कर देना, कोई किसी ने एहसान कर दिया तो उसके बदले में उनकी तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाना, ये टेंडेंसी उस वक्त आती है जब हमारा अपना लव टैंक खाली होता है, सेल्फ इस्टीम थोड़ी लो होती है, और हम बहुत जल्द कोई को डिपेंडेंट रिलेशन बनाने की तरफ जाते हैं। यानी कि लोगों का नशा होता है, ये कोई लोगों की एडिक्शन, जिसे लव एडिक्शन भी कहते हैं, ये उसके इवज़ लोग शादी करने की तरफ चले जाते हैं, और ये शादियां भी बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होती। वो कि अगर वो किसी ऐसे पर्सन से शादी कर लें जो खुद लव में इंडिपेंडेंट है, लव मोहब्बत में खुद कफ़ील है, वो उनकी हालत को सुधार दे और फिर वो समझ जाए इस चीज़ में, और फिर वो शादी को चल निकले। ये कोई 1-2% तक शादियाँ होती हैं, ज़्यादातर शादियाँ कोई 2 साल तक नाकाम हो चुकी होती हैं, लोग अलहदगी अख्तियार कर लेती हैं। ये उस वक़्त होता है कि जब हम अपने अंदर की कोई खामियां, कोताहियां दूसरों से पूरी करने की तरफ जाते हैं। हम अपने अंदर का खालीपन, सूनापन, ये जो हमें एक एम्प्टीनेस सी फील होती रहती है, ये हम दूसरों से भरने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे अगर कोई अच्छे काम कर रहा है तो हमें लगता है कि ये अच्छे काम मुझे भी करने चाहिए लाशौरी तौर पे, और जब हम उसे देखते हैं तो हम कहते हैं कि यही वो इंसान है जो मेरा आइडियल है। अगर किसी ने कोई आपके साथ सिला रहमी कर दी है तो वो हमारा आइडियल हो जाता है। फ़ौरन से आइडियल हो जाना, फिर उसके साथ शादी कर लेना, तो ये भी कोई मुनासिब सूरत-ए-हाल नहीं है शादी करने के हवाले से। अच्छा, ऐसे लोग जब किसी से शादी करते हैं तो ऐसे लोग शादी नहीं करते, असल में उनकी अपनी फीलिंग्स के एतबार से, वो अपने जज्बात के एतबार से और रोमांटिक रिलेशन के एतबार से वो पैरासाइट होते हैं, वो इंडिपेंडेंट। अब मैं उनके लिए पैरासाइट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि शायद सुनने में कोई मुनासिब नहीं लग रहा,
लेकिन किताबें कहती हैं कि वो पैरासाइट लोग होते हैं, वो असल में अपनी इन फीलिंग्स को दूसरों से फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो किसी दूसरे इंसान से मिलते हैं, अब दो सूरतें होती हैं, या तो अगला इंसान भी पैरासाइट है, अब दो पैरासाइट आपस में मिलते हैं तो उनको लगता है कि जो हमारी डेवलपमेंटल नीड डेफिशिएंसीज थी, जो हमारी ग्रो होने की डेफिशिएंसीज कमी कोताही रह गई हैं, हम देखते हैं कि मैं भी कंगाल हूँ मोहब्बत में, ये भी कंगाल है मोहब्बत में, तो हम एक दूसरे उसको कुछ दे ले नहीं सकते, तो बहुत जल्द अलहदगी हो जाती है। दूसरा एंड ये है कि कुछ लोग गिविंग एंड पे होते हैं मोहब्बत में, रिसीविंग एंड पे नहीं होते, वो पैरासाइट उनके साथ चले जाते हैं और वो उनके इमोशंस को सक करते रहते हैं, उनके इमोशंस को खाते रहते हैं, उनको इमोशनली तौर पे टॉर्चर करते रहते हैं। कुछ हद तक तो जब तक उनमें रेजिलेंसी होती है, ताकत होती है, पावर होती है, वो उनको बर्दाश्त करते रहते हैं, लेकिन फिर थोड़े अरसे के बाद उनको महसूस हो जाता है थोड़े अरसे बाद उनको महसूस हो जाता है कि ये कोई प्यार वाला रिलेशन आगे चलने वाला नहीं है, ये तो जब से मेरा रिलेशन बना है मैं बड़ा आवाज़ार हो गया हूँ, मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ, तो फिर वो रिलेशन एंड करने की तरफ जाती हैं। अब वो पैरासाइट उनको स्ट्रॉन्ग मजबूती से पकड़ते हैं, अब वो अपनी जान छुड़ाते हैं, वो उनको उतार के दूर फेंकते हैं, तो लोगों को लगता है कि एक ऐसी कैफियत, फिर उसके बाद लोग ब्रीवमेंट में चले जाते हैं, फिर रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाता है, फिर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर गहरी अफसुर्दगी में चले जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो ब्रेकअप होते हैं उसमें अफसुर्दगी में नहीं जाना चाहिए, ये एक किस्म की आपको आज़ादी मिली है। आपने बड़ी आराम से कह दिया जाफर साहब, मुझे यहाँ आपसे इख्तिलाफ भी है और मुझे यकीन है कि मेरे नाजरीन भी इस पॉइंट पे आपके साथ बिल्कुल भी कॉन्सेंट नहीं बना सकते कि ग्रीफ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरा अगला सवाल भी आपसे यही है कि जब ये जो इश्क जिसकी आप बात कर रहे हैं कि ये गुड़ से मीठा, इमली से खट्टा, और ये दुनिया की, जैसे कह रहे हैं, आपको दुनिया में ही जन्नत दिखाने वाला एक ऐसा रिलेशनशिप है, और अगर ये ब्रेक होता है, ब्रेकअप होता है, दिल टूटता है, दुनिया अंधेरी हो जाती है, कुछ नज़र नहीं आता, और ये जो आँखें हैं देखने के काम करती हैं, ये अंधी हो जाती हैं महबूब की याद में रो रो के, और दिल चाहता है सिवाय तारे गिनने के और कुछ ना करें, और दुनिया को त्याग दें, जंगलों में निकल जाएं। तो ये जो कंडीशन होती है जिसमें दिल चाहता है सिर्फ खुदकुशी करने को, तो मुनासिब सवाल तो ये है कि मैं आपसे पूछूं कि फिर कैसे खुदकुशी की जाए। लेकिन हम चूँकि यहाँ पे ज़िंदगी का दर्स दे रहे हैं, और मैं पूछना यही चाहती हूँ कि फिर क्या किया जाए कि हम ज़िंदगी को वापस रिक्लेम करें, क्योंकि ये सारी रीज़न्स आपने बताई हैं कि बहुत ज़्यादा हमारी हार्मोनल प्रेशर होता है पीछे, और हम अपने आप को सजेशन बड़ी ख़राब दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम किसी ताल्लुक़ में उलझ के रह जाते हैं, और ऐसे में ब्रेकअप का होना तो हमारी दुनिया का अंधेरा हो जाना इसके मुतरादिफ है। अब ऐसे में क्या किया जाए कि कोई शख्स वापस अपनी ज़िंदगी में लौट के आए और उन चीज़ों को उतनी ही अहमियत दे जितनी कि उनकी, यानी कि कोई छोटी सी डायमेंशन है वो हमारी बिग पिक्चर की। अगर देखा जाए तो हमारी बिग पिक्चर में बहुत कुछ है, और एक छोटी सी डायमेंशन के ऊपर हम इतने ज़्यादा टची हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सवाल में ही आपसे एक केस भी डिस्कस करना चाहूँगी। मेरे पास एक क्लाइंट मेरे आए जो कि इसी कंडीशन में थे, ब्रेकअप में थे, और उनको ऐसे लगता था कि अब उनकी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया है। और तो मैंने उनसे सिर्फ़ एक सवाल किया कि आप इतने शानदार इंसान हैं, आपकी इतनी अच्छी एजुकेशन है, इतना ब्राइट आपका फ्यूचर है, इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स की जगह सिबलिंग्स हैं, और ज़िंदगी की सारी डायमेंशंस पे देखा जाए तो आप एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सिर्फ़ एक लड़की के जाने की वजह से आप उन सारी चीज़ों से विड्रॉ करने को तैयार हुए हुए हैं। क्योंकि वो मुझे बार बार ये कह रहे थे कि मैं सुसाइड कमिट करना चाहता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। तो मैंने उनसे कहा कि अपनी बिग पिक्चर में देखें कि वो लड़की कहाँ है और बाकी चीज़ों की क्या वेटेज है। तो क्या सिर्फ़ एक इतने से डायमेंशन के लिए आप अपनी यानी कुफरान नेमत आप करेंगे? तो मैं आपसे भी ये पूछना चाहूँगी कि फिर इस बैलेंस को कैसे क्रिएट करें, कैसे फिर उस पॉइंट पे अपने आप को लेके आएँ, क्या किया जाए? पहली बात तो ये कि आप मेरे नज़रिया से इख्तलाफ किया, अपनी बजा आपका हक बनता है, आप कर सकती हैं।
अच्छा, मैंने इख्तिलाफ ये नहीं था कि आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने जो एकदम से अचानक से स्टेटमेंट दे दिया कि फिर हमें अगर ब्रेकअप हो जाए तो फिर मुरझाना नहीं चाहिए, तो ये मुझे बड़ा ही इरैशनल एक स्टेटमेंट लगा कि कैसे फिर ये आप। मैं लॉजिक आपको इसके पीछे समझा देता हूँ। अगर तो आपका ऐसा रिलेशन चल रहा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, आपने बारहा कोशिश की, दूसरे एंड से भी की, और आपने किसी से हेल्प भी ली, लेकिन वो रिलेशन बेहतर नहीं चल पा रहा, ऐसे रिलेशंस को प्यार नहीं प्याज का रिलेशन कहते हैं। जैसे प्याज काटते आपकी आंखों में आंसू हैं और आपने हर स्ट्रगल करके देख ली, तो फिर प्याज काटने के लिए तो कुछ हद तक आप कंपेल हैं, मजबूर हैं, लेकिन ऐसे प्यार के लिए आप मजबूर नहीं। उसमें भी मजबूर नहीं है। जुबैदा आपा ने बड़े अच्छे अच्छे टोटके बताए हैं जिनके ऊपर आप अमल करें तो आपको प्याज भी काटना आसान है। अच्छा, तो ऐसे रिलेशंस के लिए मैंने बात की कि फिर आप एक स्टेप मूव कर जाएं, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। ग्रीफ ज़रूर होता है। लोग ब्रेकअप के बाद ब्रेकअप थेरेपी होती है, लोग उसमें जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करते हैं अगर सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हम इंसान हैं, हम इमोशनल बीइंग हैं, हम केमिकल बीइंग हैं, हमारे अंदर जज्बात हैं। जब कोई किसी की अलहदगी होती है किसी से, सिर्फ रोमांटिक रिलेशन में नहीं, आम भी लाइफ में दो दोस्त भी छड़ते हैं, पेरेंट्स से हमारी अलहदगी होती है, कोई हमारी लाइफ में हमारा अजीज़ इस दुनिया में नहीं रहता, तो ग्रीफ की सूरत हाल पैदा होती है। पहली बात ये कि इस ग्रीफ को एक्सेप्ट करना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए। और ग्रीफ एक हीलिंग प्रोसेस है, ये कोई सानहा या हादसा होने के बाद एकदम से कोई अमल नहीं है कि जिसमें आपने उसे तस्लीम कर लिया और ठीक हो गया। ये एक प्रोसेस है, ये अपनी स्टेजेस तय करता हुआ ज़िंदगी में आगे की तरफ जाएगा, जिसमें आपको लो फीलिंग्स भी आएंगी, जिनमें आप डिनाइल में भी जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, जिसमें आपको ये भी आएगा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, यहाँ पे जाफर साहब मैं आपकी बात इसलिए काट रही हूँ क्योंकि मैं अपने एक और प्रॉब्लम के साथ आपके इस कंटेंट को रिलेट करवाना चाहती हूँ। एक तरफ तो हम बात करें ब्रेकअप्स की या ऐसे लोगों से बिछड़ने की जो लोग हमारे लिए बड़े सिग्निफिकेंट होते हैं, यहाँ पर मैं भी अपना एक प्रॉब्लम यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम, ये ग्रीफ मेरा ही नहीं हमारे नाजरीन का भी हो जाएगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि आज का शो आपका लास्ट शो है और हम सब उस ग्रीफ में जाएंगे जिसका भी आप तस्करा कर रहे हैं, जिसमें हमें पहले डिनाइल होगा कि ऐसा नहीं हो सकता और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एक्सेप्टेंस की तरफ जाएंगे। सो मैं चाहती हूँ इस एक फिनोमिना से भी रिलेट करें अपने इस कंटेंट को। चलिए, मैं इस ग्रीफ को पहले आसान कर देता हूँ कि मैं शो से जा रहा हूँ लेकिन आप लोगों से दूर नहीं जा रहा। बिल्कुल। आप कभी भी मेरे साथ सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वो सारे मेरे से रब्ता कर सकते हैं और मैं हमेशा कनेक्टेड रहता हूँ। जितने लोग भी मेरे से रब्ता करते हैं मैं चाहे देर से लेकिन उनको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। और ये ऑडियंस और ये लोग जिनके लिए मैंने सीखा, जिनके साथ शेयर करते हुए मैंने सीखा, ये मेरा एहसास है और ये मेरा लव है, ये मेरा प्यार है और ये मेरा प्यार, मेरी टीचिंग्स, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा नॉलेज हमेशा इनके साथ शेयर होता रहेगा। और ये एक प्रोफेशनल रिलेशन, एक थेरेप्यूटिक रिलेशन मेरा ज़रूर आप लोगों के साथ है और रहेगा। और हम सब भी आपके लिए दुआ करते हैं कि आप जिस तरह यहाँ कामयाब हैं, ज़िंदगी की हर डायमेंशन पे आप कामयाब रहें और आसानियाँ बांटते रहें लोगों में, क्योंकि आप में वो पोटेंशियस है कि आप ना सिर्फ ये कि अपनी ज़िंदगी को शानदार अंदाज में गुजारें बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को बहुत आसानियाँ फराहम कर रहे हैं। सो आपके लिए बहुत सारी दुआएं भी हैं। तो आगे क्या करें, इस ग्रीफ का क्या करें हम? अच्छा, ये ग्रीफ अब रिलेशनशिप ब्रेकअप होने के बाद ये ग्रीफ आता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल आ रहे होते हैं, जिसमें डिप्रेशन का एक फेज़ आता है, जिसमें दुनिया सारी अंधेर लगती है और हमें लगता है कि बस वही एक पर्सन था। ऐसी सूरत हाल में आप किसी को कंपेल नहीं करें, फ़ौरन से मजबूर नहीं करें, आप उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें। अगर वो कह रहा है कि उसके साथ ही मेरी दुनिया थी और उसके साथ ही दुनिया एंड हो गई है, तो आप उन्हें ये नहीं करें कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनसे कहें कि हाँ आप ऐसा फ़ील कर सकते हैं, ऐसी फीलिंग्स हैं, ऐसा फ़ील होता है। जब कोई प्यारा बिछड़ता है तो ये सब कुछ हमारे साथ फीलिंग्स होती हैं। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेंस की तरफ भी आते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई ऐसी सूरत हाल बयान कर रहा है कि अब दुनिया में मेरा दिल नहीं लगता, मुझे सुसाइड के ख्यालात आते हैं, तो इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लें। इस दुनिया में टीन एजर की सबसे तीसरी बड़ी वजह डेथ की सुसाइड है। टीन एज एक ऐसी एज होती है जिसमें हमारा सेरोटोनिन लेवल लो होता है, हम डोपामिन लेवल पे एक जंक की लाइफ गुजार रहे होते हैं, जिसमें झट से हमारे माइंड में आइडिया आता है और हम उधर चल निकलते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से अगर एक टीन एज के माइंड में रात को 2 बजे आइडिया आता है कि उसने पिज़्ज़ा बर्गर खाना है,
तो वो इसके लिए इंतज़ार नहीं करेगा, वो फ़ौरन से ऑर्डर कर देगा। गो के पिज़्ज़ा आने तक उसका माइंड चेंज हो चुका है और वो उठ के उसे फ्रीज़र में रख देगा, लेकिन वो कर देगा ऐसा। टीन एज, जब भी अगर कोई ऐसा डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, ये सारे जितने मेरे व्यूवर्स हैं वो टीनेजर हैं, बाकी भी जितने हैं, अगर वो ऐसा फील करते हैं तो वो अपनी ऐसी फीलिंग्स को रिप्रेस नहीं करें। आप बहुत कीमती इंसान हैं, आप इस यूनिवर्स पे आए हैं, आप जैसा कीमती इंसान इस 7 अरब आबादी में और कोई भी नहीं है। आप अपनी जगह पे खुद में बाकमाल इंसान है, क्योंकि ना कोई आपकी फ़ोटोकॉपी है, ना कोई आपके जैसा कोई और है। जब आपके जैसा कोई और नहीं बना तो इसका मतलब ये है कि आप सबसे कीमती इंसान हैं। आप इस दुनिया के लिए बड़े कीमती हैं, आप अपने लिए बड़े कीमती हैं। आप अपने ऐसे थॉट्स को शेयर करें, फीलिंग्स को शेयर करें। ऐसी जो कोई डिफ़िकल्टीज़ लाइफ में आती हैं, हम इंसान एक्सपीरियंस करते हैं, तो आ सकती हैं। आप मदद लेने की तरफ जाएं, आप अपने इर्द गिर्द सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें, आप उनसे हेल्प लें, आप उनसे मदद लें, लेकिन कोई ऐसा स्टेप नहीं आगे फॉरवर्ड करें। जो लोग हेल्प प्रोवाइड करते हैं तो वो उनकी लाइफ में सुसाइड या ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जब हमारे इमोशंस थोड़े स्टेबल हो जाते हैं, ग्रीफ गुजर जाता है, कोई 15 डेज़ तक या 21 डेज़ तक रिसर्चेस कहती हैं कि हमारे केमिकल्स दोबारा बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, फिर हम अपनी लाइफ में एक अपने पैराडाइम पे फोकस करें। जब ऐसे फीलिंग्स आती हैं तो हमारी लाइफ में जो एक फोकस होता है, हमारी लाइफ में जो लेंस होता है, वो सिर्फ एक ही चीज़ देखता है। जैसे हम फोकस करके जूम करके किसी एक चीज़ पे चले जाते हैं, फिर बायोलॉजिकल लेवल पे हमारे जब बैलेंस नॉर्मल होते हैं तो वो हमारा जूम पीछे हटना शुरू हो जाता है। जैसे वो जूम पीछे हटता है, फोकस हमारा कम होता है किसी एक पर्सन से, किसी एक इवेंट से, तो हमारी लाइफ में और चीज़ें ऐड होना शुरू हो जाती हैं। अब वो जूम ग्रेजुअली पीछे आ रहा है, अब हमारी लाइफ है, हमारा स्कूल है, कॉलेज है, स्पोर्ट्स हमारा ग्राउंड है, हमारी लाइफ में और एक्टिविटीज़ हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको फिल करना शुरू कर देंगे। आप उस लम्हे के लिए इंतज़ार करें, लेकिन उस सारी ड्यूरेशन में अपने अजीज़ को सपोर्ट करते रहें, उसे आसरा देते रहें, उसे सहारा देते रहें। जब वो लाइफ में ये फील करना शुरू हो जाए कि रंग और भी हैं जो वापस आना शुरू हो गए हैं, तो फिर आप उनकी लाइफ में एक पाई चार्ट टेक्निक होती है वो बनाना शुरू कर दें। पाई चार्ट टेक्निक ये होती है कि आप एक पाई चार्ट गोल सर्कल बनाएं, अब उसको आप डिवीजन कर लें, अब उसको 100 पे जैसे आप डिवाइड कर लेते हैं, तो आप उस पर्सन की वैल्यू को भी मद्देनज़र रखते हुए दूसरे लोगों की वैल्यू देखना शुरू कर दें। जैसे अगर आप उनसे पूछें कि, या आप ख़ुद भी उसको फील कर सकते हैं, अगर आप ऐसी किसी मुश्किल में गुजर रहे हैं, आपके पेरेंट्स की वैल्यू क्या है, आपके फ्रेंड्स की वैल्यू क्या है। गो के थोड़ी है, ज़्यादा है, वो 1% है, वो 10% है, वो 20% है, आप लिखते जाएं। फ्रेंड्स की लिखें, स्कूल की लिखें, कॉलेज की लिखें, अपने करियर की लिखें, अपनी लिखें, जो लोग आपसे जुड़े हैं उनकी लिखें, इस यूनिवर्स की लिखें। एंड पे जो रिमेनिंग जगह बच गई है वो उस पर्सन के लिए थी जो आपकी लाइफ में था। वो 10% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है, 50% भी हो सकती है। जो वो वैल्यू है असल में उस पर्सन की वो वैल्यू थी। अब ग्रेजुअली आप अपनी लाइफ में दूसरे सर्कल्स को थोड़ा थोड़ा बड़ा करते जाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते जाएं और वो उस ज़ख़म को आहिस्ता आहिस्ता हील करने की तरफ जाएं। कभी भी ऐसी सूरत हाल में चीज़ों को रिप्रेस नहीं करें, डिनाइल में नहीं जाएं लंबे अरसे तक कि नहीं वो नॉर्मल था, वो हील हो गया। ज़ख़म जब हील नहीं होते हम उन्हें छुपाते हैं और अंदर ही अंदर तन्हाई में बैठ के उन्हें कुरेदते रहते हैं, ये तो वो हील नहीं होते। मिथ है कि लोग ये समझते हैं कि टाइम जो है वो इटसेल्फ कोई मरहम है, वक्त के साथ साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वक्त चाहे 10 साल का गुजर जाए, 20 साल का, अगर वो हीलिंग प्रोसेस नहीं होता तो फिर कभी भी वो ज़ख़म हील नहीं होता। बिल्कुल, मुझे बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है ये कि अभी तक हम अपनी सोच के एतबार से बहुत पीछे तक अटके हुए हैं। और ये मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ ये कोई अभी तक टैबू टॉपिक समझा जाता है। अगर कोई किसी का रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है तो लोग मदद लेने की तरफ नहीं आते, हालांकि यही इमोशन हर रोज़ उस इंसान को मार रहे होते हैं और किसी दिन अचानक एकदम से पता चलता है कि कोई बड़ा नुकसान हो गया है, कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा सान्हा हो गया है। फिर हम अपने ग्रीफ में बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि हम अपने आप को ब्लेम ठहराते हैं, हम उनकी मदद कर पाते हैं, हम उनको कुछ और सपोर्ट कर पाते, और वो इंसान भी एक गलत फैसला करके कुछ ऐसा कर बैठता है। हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा होता है और हम अपने आप को बड़ा बेबस महसूस कर रहे होते हैं, हालांकि इतने बेबस हम होते नहीं हैं। हम बिल्कुल बेबस नहीं है इस मामले में, हम सारे इमोशनल बीइंग हैं, हमारे अपने जज्बात हैं। हम सिर्फ एक बार सिंपैथाइज करें, अगर मेरे साथ ये सब कुछ हुआ होता तो ये कितना तकलीफ दे था।
और फिर हम आगे हेल्प करने की तरफ जाएं, हम लोगों की मदद करने की तरफ बढ़ें। आप तो प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल सेटिंग्स हैं, मदद लेने के हवाले से आप मदद ले सकते हैं, आप वहाँ से हेल्प लें, आप दूसरे लोगों की मदद करें। अब ये हर इंसान का इंडिविजुअल लेवल पे मुख्तलिफ होता है। हो सकता है किसी के लिए ये इतना ज़्यादा मसला ना हो, क्योंकि हो सकता है वो खुद दूसरे को मैनिपुलेट कर रहा हो और रिलेशनशिप ब्रेक हुआ हो तो वो कहेगा अच्छा कोई बात नहीं, मैं किसी दूसरे के साथ रिलेशन बना लूँगा। वो खुद कोई सोशियोपैथ या साइकोपैथ लोग हो, लेकिन उसके साथ किसी का अगर रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है, जो इमोशनली मैनिपुलेट हुआ है, जो हर्ट हुआ है, उसकी फीलिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो सकता है। तो इस तकलीफ़ को खुदारा कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, कभी भी मिनिमाइज़ ना करें। जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कि टीन एजर लोग, जो तीसरी बड़ी वजह सुसाइड है, तो सुसाइड में एक सबसे बड़ी वजह रिलेशनशिप ब्रेकअप्स हैं, जो ब्रेकअप्स होते हैं। और पेरेंट्स, टीचर्स अभी तक इस पता नहीं हकीकत को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तस्लीम नहीं कर पाए, और लाशौर में वो तस्लीम करते हैं। हालांकि ये एक इंस्टिंक्ट है, ये हर ह्यूमन बॉडी की नीड है, इंसान की ज़रूरत है कि वो अपना कोई कंपेनियन ढूंढती है और वो अपने कंपेनियन के साथ कोई इमोशनल रिलेशनशिप बिल्ड करती है। मगर उसके बावजूद हम आज तक इसको, यानी इतनी तरक्की के बावजूद हम इस एक चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं दे सके। हमने एक्सेप्टेंस दी है तो सिर्फ अपनी फिल्म्स या अपने लिटरेचर के हवाले से दी है, बट नॉर्मल ज़िंदगी में हम इन चीज़ों को ना वैल्यू करते हैं, और ब्रेकअप के होने को तो हम कोई, बल्कि मैं जाफ़र साहब आपको ऑन एयर भी ये मशवरा दे रही हूँ कि आप कोई रिहैबिलिटेशन ज़रूर खोलेंगा, जिसमें कि आप पोस्ट रोमांटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के पेशेंट्स लीजिएगा। ऐसे लोग जो दिल जले हों, जिनके दिल टूटे हुए हों, ब्रेकअप्स हुआ हो, और इस तरह की किसी महबूब की बेवफाई से वो गोथरू हो रहे हों, ऐसे लोगों को सपोर्ट फराहम करें। ये तो बड़ा पायनियर होंगे आप इस काम में, और आपके पास स्किल्स तो नो डाउट बहुत शानदार। ये मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है रिलेशनशिप के हवाले से, ना कि सिर्फ कोई रोमांटिक रिलेशन, बल्कि पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़, लव एनालिसिस, इन सारी चीज़ों के हवाले से। तो डेफिनेटली मैं सर्विसेज में प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, अगर कोई किसी किस्म की सर्विसेज चाहिए तो मोस्ट वेलकम इस हवाले से। और ये वाकई ऐसा टॉपिक है जिसमें हमारी लाइफ की बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और इस एनर्जी को हमने बचाना है और इस गड्ढे में अटके नहीं रहना, इससे बाहर निकलना और ज़िंदगी में आगे मूव करने हैं, आगे बढ़ना है, क्योंकि ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ और भी बहुत ज़्यादा हैं। ये यूनिवर्स कायनात बहुत बड़ी है जो आपका इंतज़ार कर रही है, जहाँ पे आपने देखिए, मैं यूनिवर्स का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। मैं पाकिस्तान के हवाले से बात यहाँ पे ज़रूर करूँगी कि अगर आप ऑब्जर्वेशन वे के ऊपर आप कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड के ऊपर, तो आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों का अगर सफ़र करें, तो अगर ये सफ़र बाय ट्रेन हो या बाय बस हो, तो आप ये देखेंगे कि जो ट्रैक्स हैं इनकी साइडों पर जो आपको वॉल चॉकिंग मिलती है, उसमें आपको किसी भी मुल्क के मेजर इश्यूज़ का अंदाज़ा हो जाता है। तो पाकिस्तान के जो मेजर इश्यूज़ हैं वो दो ही हैं, मैंने जो ऑब्जर्वेशन की है। नंबर एक तो ये है कि रंग गोरा हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एडवर्टिज़मेंट है वो रंग गोरा करने वाली क्रीम्स की है। नंबर दो पे जो प्रॉब्लम पाकिस्तान में है वो ये है कि किस तरह महबूब को कदमों में लाया जाए, यानी मोहब्बत की तस्खीर कैसे की जाए, बेवफाई से निपटा कैसे जाए। और एक मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि हर दीवार पे जो दिल बना होता है उसमें से एक तीर ज़रूर गुजरा होता है। तो अब इस तीर का इलाज क्या किया जाए, जहाँ पर आप इतने आमिलों को और इतने बड़े बड़े लोगों को आजमा चुके, वहाँ पर अगर आप साइंस से मदद लेके देखें तो साइंस कोई एब्सोल्यूट कंडीशन का नाम है जो आपको लेट डाउन नहीं करती। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि बाहर का टेम्परेचर इस वक्त जो भी है, मगर हम अपने अपने घरों में बड़े कंट्रोल एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं और गर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रही, क्योंकि हम साइंस से मदद ले रहे हैं। इसी तरह अगर हम ऐसे तमाम मसाइल में भी साइंस की मदद लेते हैं तो मुझे यकीन है कि ज़िंदगी के नताइज जो है वो बड़े शानदार निकलते हैं। इसी मौजू के हवाले से मैं चाहूँगी जाफ़र साहब आप कोई एंडिंग नोट देना चाहें तो। महबूब आपके कदमों में ये एक ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट है जो कि हमारी बेसिक नीड है। फॉल्स स्टेटमेंट है लेकिन बेसिक नीड है। कभी भी महबूब को कदमों में ना देखें, वो भी एक इंसान है, आप उसे अपने बराबर अपने दिल में देखें।
अगर इसकी बजाय इसे बदल दिया जाए कि महबूब आपके दिल में और आप महबूब के दिल में, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करें, महबूब को गिरा के कदमों में ना लाएं, बल्कि अपने आप को थोड़ा सा अपलिफ्ट करें, अपनी शख्सियत को मुतासर कुन बनाएं, अपनी कम्युनिकेशन को, रिलेशनशिप स्किल सीखें, महारतें सीखें, रिलेशन बनाए कैसे जा सकते हैं और निभाए कैसे जा सकते हैं, तो फिर यकीनन आप महबूब के दिल में, महबूब आपके दिल में, तो दिलों में एक दूसरे के साथ रहें और रियलिस्टिक लाइफ में रहें, एक हकीकत वाली ज़िंदगी में रहें, जो कि बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। और जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चों से परेशान हैं, रिलेशनशिप के हवाले से परेशान हैं और उनकी लाइफ में ऐसे रिलेशन से परेशान हैं, तो वो परेशान होने की बजाय या वो कोई पुरानी सोच को अपनाने की बजाय अगर वो नए तरीक़ों को अपनाते हैं, बच्चों को रिलेशनशिप बनाना सिखा देते हैं, किसी प्रोफेशनल की मदद से सिखा देते हैं कि आज से हम डांट डपट नहीं करेंगे, हाँ आपने ज़िंदगी में एक ऐसा रिलेशन बनाना है और कैसे हेल्दी रिलेशन बनेगा, इसमें आप किसी माहिर की मदद ले लें, हम आपको सिखा देते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, अगर हम आज कोई 50 साल पुराने डिज़ाइन के कपड़े पहन के परफॉर्म नहीं कर सकते, वैसे चल फिर नहीं सकते, सरवाइव नहीं कर सकते, तो फिर हम 50 साल पुरानी सोच लेके भी सरवाइव नहीं कर सकते। हमें अपनी सोच को बदलना होगा और इस नज़रिए से मुतालिक भी सोच को बदलना होगा और एक नई सोच अपनानी होगी जो कि हेल्दी है, जो कि रियलिस्टिक है, जो कि एविडेंस बेस्ड है और जो सबकी ज़िंदगी को, ख़ासकर हमारे रिश्तों को टाइट करती है, बांधती है और मजबूती से बांधे रखती है। बहुत शुक्रिया जाफ़र साहब, आपके स्किल्स पे तो हमें भरोसा है ही और हमारे नाजरीन भी आपसे बहुत फ़ायदा उठाते आए हैं और उठाते भी रहेंगे और इंशाअल्लाह आप तरक्की की राहें जो है वो यानी अपनी कामयाबी को इंश्योर करते हुए एक ऐसे टॉप पे एक दिन पहुँचेंगे कि हमें भी आपसे टाइम लेना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ वो दिन जल्दी आए। नाज़रीन, इसके साथ मैं आपसे इजाज़त तो चाहूँगी, मगर आपके लिए यहाँ पर एक छोटी सी खुशखबरी, ये ग्रीफ ज़रूर होगा हमारे साथ कि जाफ़र साहब हमारे साथ ये शो नहीं करेंगे, लेकिन तैयार रहिए किसी शानदार सरप्राइज़ के लिए। अगले हफ्ते हम आज के दिन इसी टाइम पर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, मगर एक शानदार सरप्राइज़ के साथ, और ये शो जो है ये जारी रहेगा और हम आपकी मदद करते रहेंगे। इसी पैगाम के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।